हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार दुबे राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये सेवा संस्थान विगत कई वर्षों से खासकर विशेष फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इसमें नामांकन शुरू हो चुका है। मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका है कि सीट सीमित है, सीट ज्यादा नहीं रहता है। आरसीआई ज्यादा सीट किसी भी शिक्षण संस्थान को प्रोवाइड नहीं करती है, ठीक है। तो इसके लिए कृपया आप लोग जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन करा ले, क्योंकि ये कोर्स करने से आपको दो फायदे होंगे। पहला कि आप सामान्य टीचर में भी जा सकते हैं और दूसरा स्पेशल क्षेत्र में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो लोग हमसे जुड़े हैं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बार बार अवगत करा रहा हूं कि कहीं आप लोग छूट ना जाए। अगर आपके कोई सगे संबंधी करना चाहता है, रिश्तेदार करना चाहता है, तो कृपया जल्दी से जल्दी संपर्क करके अपना नामांकन सुनिश्चित कराए, ठीक है। और मैं प्रतिदिन जो बच्चे अध्ययनरत हैं या तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक नया नया वीडियो लेकर आता हूं, ठीक है। आप लोगों को तो पता है, तो कम से कम आप लोग ये कीजिए कि इस जो वीडियो बना है इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, ये वो टॉपिक है जो परीक्षा में अक्सर बार बार पूछा जाता है। अब देखिए, जो टॉपिक इस समय पढ़ाया जाएगा इस संस्थान के किसी भी शिक्षक द्वारा, वो टॉपिक आपके परीक्षा संबंधी होगा, क्योंकि अब परीक्षा का डेट घोषित हो गया है, प्रैक्टिकल का भी डेट घोषित हो गया है। तो उसी के मद्देनजर अब क्या होगा, आपका टॉपिक चलेगा ताकि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आज जो टॉपिक लेकर आया हूं, ये टॉपिक है कि अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों में, विकसित देशों में और विकासशील देशों में यानी भारत में विकलांगता के क्षेत्र में कितना तकनीकी संबंधी, शैक्षणिक संबंधी सुधार हुआ और कौन कौन से घोषणाएं हुई, क्या स्तर में सुधार किया गया, इस पर आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और इसके बाद इसके कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी हम तैयार किए हैं जो आप लोगों के समक्ष रखेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि दृष्टिगत रूप से असमर्थ बच्चों की शिक्षा, भारत और विदेशों में ऐतिहासिक विकास। मतलब कि भारत में क्या इस क्षेत्र में विकास हुआ और विदेशों में क्या विकास हुआ, इस पर क्या करेंगे, हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। अध्यापक प्रशिक्षार्थी को दो कारणों से दृष्टिगत रूप से असमर्थ लोगों की सेवाओं में समन्वय में ऐतिहासिक विकास को जानना आवश्यक है। जो भी शिक्षार्थी है और शिक्षणार्थी है, मतलब अध्यापक है, सभी को क्या क्या विकास हुआ, किस फील्ड में क्या विकास हुआ, पहले क्या था, इस पर जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। उससे यह समझे जानने की आशा की जाती है कि उपेक्षा की स्थिति से शुरू होकर सेवाएं समाज में सामाजिक स्वीकृति के स्तर तक किस प्रकार पहुंची। यह भी जानना है कि समाज में इसका विकास क्या धारणा था, क्या विकास था और अभी क्या है, ठीक है। पहले देश में विकलांगता के क्षेत्र में या दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में किस तरह के विकास थे, कैसे लोग क्या करते थे और अभी क्या कर रहे हैं, इस पर भी क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे, ठीक है। विकसित देशों की तुलना में विकासशील शिक्षा देने की तकनीकों की प्राथमिकता में परिवर्तन कैसे आया। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में इन सेवाओं के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अध्ययन की आवश्यकता है, ठीक है। इससे कार्य की प्रतिक्रिया, नए विचारों की उत्पत्ति और प्रवृत्तियों को बदलने आदि की संभावना का पता लगाने में मदद मिलेगी। इससे क्या होगा कि हमारी प्रवृत्ति बदलेगी, विचार बदलेगा, हमारे पढ़ाने की टेक्निक बदलेगी, ठीक है। इस पर हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। विकसित देशों में दृष्टिगत किस किस
चीज पर आज चर्चा किया जाएगा। विकसित देशों में दृष्टिगत असमर्थ व्यक्तियों के लिए सेवाओं के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की गणना। ठीक है, भारत में दृष्टिगत असमर्थ व्यक्तियों की सेवाओं की विकास का विवरण। भारत में क्या क्या विकास हुए दृष्टिगत क्षेत्रों में, दृष्टिबाधित क्षेत्रों में, इसकी भी हम आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। दृष्टिगत रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए विभिन्न अभिकरणों द्वारा प्रदान किए गए सेवाप्रद कार्यक्रमों की प्रवृत्ति काल का क्रमानुसार। ठीक है, कि क्या क्या शैक्षणिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं, सेवा कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, भारतीय पुनर्वास परिषद कार्यों का विवेचन करेंगे। जो हमारे ये संस्थाओं को जो कंट्रोल करता है, खासकर स्पेशल फील्ड को, उस संस्था का क्या नाम है, आप लोगों को मैंने पहले ही पढ़ा दिया हूं, आरसीआई। आरसीआई के क्या कार्य होते हैं इस पर भी मैंने चर्चा कर दिया है। आरसीआई का गठन कब हुआ था इस पर भी मैंने चर्चा कर दिया है। जो पीछे वीडियो में जो पढ़े होंगे वो जानते हैं कि आरसीआई का उद्देश्य क्या होता है इन संस्थाओं के प्रति, वो कैसे अनुशासित करती हैं, वो कैसे विभिन्न कार्यक्रम चलाती हैं, इनका मूल्यांकन कैसे करती हैं इन संस्थाओं का। कुछ सरकारी संस्थाएं भी उनसे जुड़ी हैं और कुछ निजी संस्थाएं भी आरसीआई से क्या होती हैं, कंडक्ट रहती हैं, जिसको आरसीआई क्या करती हैं, जब उसके अनुसार आप उसके सेवा शर्त के अनुसार जब आप खरे उतरोगे तो क्या करते हैं कि आपको मान्यता देती है। ठीक है, तो उसके बारे में भी विवेचना करेंगे। अक्षमता व्यक्ति अधिनियम 1995 के प्रमुख लक्षणों का विवरण पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य सेवाओं का विकास। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्पेशल फील्ड का कितना विकास हुआ, इस पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, दृष्टिगत असमर्थ बच्चों की शिक्षा का इतिहास विश्वव्यापी स्तर पर दो शतक पुराना है। पेरिस में 1784 में सबसे पहला औपचारिक संस्थान वेलिंगटन हाई ने दृष्टिगत असमर्थ बच्चों के लिए चलाया था। अब देखिए यहां पर एक आपका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन काफी या क्वेश्चन मिला है कि सबसे पहला दृष्टि बाधित स्कूल कहां खोला गया। ठीक है, तो इसका आप क्या जवाब दोगे, पेरिस में। कौन से जगह, तो वेलेंटिन में। ठीक है, इसको आप लोग वेलेंटिन हाई, वहां पर पहला दृष्टिगत असमर्थ बच्चों के लिए स्कूल खोला गया। कब खोला गया, 1784। ठीक है, ये कहां खोला गया, तो सबसे पहले घर पर ही खोला गया। 1791 में लिवरपूल इंग्लैंड में पहला अंध विश्वविद्यालय खोला गया। और ये पूछ देगा कि पहला अंध विश्वविद्यालय कहां खोला गया, ये भी एक क्वेश्चन है कि पहला अंध विश्वविद्यालय कहां खोला गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 1791 में लिवरपूल इंग्लैंड में पहला अंध विश्वविद्यालय खोला गया। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। दृष्टिगत असमर्थ बच्चों के लिए बहुत से स्कूल पूरे विश्व में 1832 में लाउस ब्रेले द्वारा ब्रेले प्रणाली के आविष्कार के पश्चात खुले। और ब्रेल का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया। जब आप स्पेशल फील्ड से जुड़े हैं तो ये तो आपका सैद्धांतिक क्वेश्चन बनता है कि ब्रेल का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया, तो उसका क्या नाम है, लाउस ब्रेले। ठीक है, कब किया खोज, 1832 में। ठीक है, किंतु दृष्टिगत असमर्थ बच्चों की शिक्षा में 20वीं सदी में प्रगति की ओर कदम बढ़ाया गया। ये तो स्कूल खुल गए, लेकिन किस शताब्दी में इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया, तो 20वीं शताब्दी में। ठीक है, 1880 में जन्मे हेलन किलर की पहले अंधे बहरे व्यक्ति थे जिन्होंने 1904 में कॉलेज डिग्री प्राप्त की। और इस घटना ने विश्व के अंधों की शिक्षा के लिए इतिहास को नई दिशा दी। अब इस जो विकलांगता के क्षेत्र हैं इसमें क्रांति कब आया, तो एक अंधे बहरे व्यक्ति थे, उनका क्या नाम था, हेलन केयर। उन्होंने क्या किया कि विश्वविद्यालय मतलब
अब विश्वविद्यालय में अपना डिग्री ली, तभी से इस क्षेत्र में क्या हुआ, बहुत से विकास हुए। अगर कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि पहला कॉलेज डिग्री पाने वाला कौन व्यक्ति था, तो उसका नाम क्या है, हेलन किलर। और कब पाया, तो 1880 में। ठीक है, जिन्होंने 1904 में कॉलेज डिग्री प्राप्त की, और इस घटना ने पूरे अंधों की शिक्षा को, इतिहास को क्या किया, नई दिशा प्रदान किया। ठीक है, अब है अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं का प्रभाव। इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी क्या रहती हैं कि जुड़ी रहती हैं। ठीक है, भारत में सक्षम व्यक्तियों की बढ़ती हुई जनसंख्या और अधिकतम को सेवाएं उपलब्ध न कराए जा सकने के कारण सरकार और शैक्षिक संगठनों को मजबूर होना पड़ा कि वे सम्मिलित नीतियां अपनाएं। जैसे क्या हुआ कि जो सामान्य लोग हैं उन पर ज्यादा ध्यान होने के कारण सरकार ने दृष्टिगत क्षेत्रों के लिए क्या किया कि सरकारी और निजी संस्थाएं, उन्होंने क्या किया कि इस पर अपना विचार मंथन किया। क्या किया, बढ़ता हुआ रुख यह है कि विशेष स्कूल सेवाओं के अतिरिक्त इनके लिए समेकित और सम्मिलित शिक्षा का भी विकास हो। वर्तमान समाज का अक्षम व्यक्तियों की एकता का संबंध अक्षमताओं पर कुछ ऐतिहासिक घोषणा से संबंध है। 1981 में अक्षम व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय वर्ष पूरे विश्व में घोषणा की गई। यह भी आपसे क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है कि अक्षम व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया जाता है, कब इसकी घोषणा की गई, तो आंसर क्या होगा, 1981, मतलब 1981 में। ठीक है, तो इस पर जो सरकारी संगठन है और निजी संगठन क्या किए कि विचार विमर्श किए कि इन बच्चों की शिक्षा कैसे सुचारू रूप से किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि पहले इनके लिए एकीकृत शिक्षा, समेकित शिक्षा, मतलब वैसे स्कूल जिसमें केवल विशेष बच्चे ही पढ़ेंगे और विशेष टीचर रहेंगे। बाद में सरकार ने सोचा कि ऐसे काम नहीं बन पाएगा, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत से निजी संस्थाओं को मान्यता दी जो आरसीआई के अनुरूप खरे उतरेगा, और जो सामान्य विद्यालय है उसमें भी ऐसे टीचरों की भर्ती होने लगी, ताकि वो सामान्य स्कूल में भी उन बच्चों की पढ़ने में कोई समस्या न हो। तो उस विद्यालय को क्या कहते हैं, समावेशी। अगर आपसे परीक्षा में क्वेश्चन आ जाएगा कि समेकित शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्या अंतर है, आएगा, ऐसा क्वेश्चन आता ही है, तो इस पर क्या आप तर्क दोगे कि वैसी शिक्षा जिनमें केवल विशेष बच्चे ही पढ़ते हैं, ठीक है, विशेष अध्यापकों के द्वारा, वो क्या हो गई, समेकित शिक्षा हो गई। या विशेष शिक्षा और समावेशी शिक्षा वैसी शिक्षा जिसमें सामान्य बच्चे भी पढ़ते हैं और स्पेशल बच्चे भी पढ़ते हैं। ठीक है, 1983-1992 की अवधि राष्ट्रीय संघ द्वारा अक्षमों के लिए घोषित की गई। सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन जो जुमटन थाईलैंड में 1990 में आयोजित हुआ, अनुच्छेद 3 से खंड 5 शामिल किया गया, जिसके अनुसार व्यक्ति की शिक्षाओं के आवश्यकताओं के लिए विशेष ध्यान और कदम उठाने की आवश्यकता है, जिसे अक्षम व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ग को समान शिक्षा तक पहुंच हो, जो कि शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, तो सरकार ने इसके लिए क्या अपना पहला रुख अख्तियार किया कि चाहे किसी भी क्षेत्र का विकलांग व्यक्ति हो, उसके लिए क्या किया गया, शिक्षा को अनिवार्य किया गया, मतलब कि ये शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ठीक है, इसके लिए सरकार ने अपना काम करना शुरू कर दिया। जानटीन सम्मेलन के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों ने अक्षम व्यक्तियों सभी के लिए समानता और समान अवसरों के लिए विभिन्न उपाय किए। भारत ने भी इस सम्मेलन की सिफारिशों पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार की नीति परिदृश्य में अक्षम व्यक्ति की प्रति सेवाओं की वचनबद्धता परिलक्षित होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 1992 में जो राष्ट्रीय संघ अक्षम व्यक्ति दशक का अंतिम वर्ष था, अक्षमताओं के मामले को राष्ट्रों के सामाजिक राजनीतिक प्रतिरूप में लाया। अक्षम लोगों की सेवाओं को महत्व देने के लिए एशियन आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा
राष्ट्रीय संघ पैसिफिक क्षेत्र में अक्षम व्यक्तियों के लिए समानतापूर्ण और पूर्ण भागीदारी की घोषणा को अपनाया। तो इस जो मीटिंग हुआ, इस पर क्या हुआ कि भारत सरकार ने भी हस्ताक्षर किया कि हम भी विकलांगता के क्षेत्र में अपना कार्य करेंगे। और इसके बाद भारत सरकार ने विकलांगता के क्षेत्र में खासकर दृष्टिबाधिता या कोई भी क्षेत्र हो, उस पर सरकार ने अपनी वचनबद्धता दोहराई और इस क्षेत्र में अपना काम करना क्या किया, जोर से आरंभ कर दिया, मतलब तेजी से इस पर अपना ध्यान दिया। इस घोषणा और कार्यवाही में प्राथमिकता की आवश्यकता को पुनः पुष्टि करते हुए अक्षम व्यक्तियों को अलाभकारी और आक्रामक दलों को सौंपा गया, जैसा कि सामाजिक विकास नीति में बताया गया है। राष्ट्रीय संघ ESCP ने आयोग के सभी सदस्यों और संबद्ध सदस्यों से तथा एशिया तथा पैसिफिक क्षेत्र में अक्षम व्यक्तियों को उनकी पूर्ण भागीदारी और वचनबद्धता पर जोर दिया गया। सरकार को उच्च स्तर पर इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए शामिल होने पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय संघ ESCP ने राष्ट्रीय संघ विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय संघ का बच्चों के लिए कोष, अन्य राष्ट्र संघ ने निकाय अभिकरणों के साथ मिलकर राष्ट्रीय सक्षमताओं को कार्य मदों को कार्यवाही के लिए प्रभावकारी कार्यान्वयन में अपने समर्थन को सुदृढ़ करने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषणाओं ने अक्षम व्यक्तियों की और नीतियों बनाने वालों का ध्यान आकर्षित किया। सलामाका घोषणा और सामाजिक विकास के लिए विश्व सम्मेलन अक्षम व्यक्तियों के लिए प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए गए व्यवहारिक नीतियों की व्यवस्था सलामाका स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ने दृढ़ता से सम्मिलित शिक्षा या सभी के लिए स्कूल को आगे बढ़ाया। तो इसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग हुई विकलांगता के क्षेत्र के लिए, तो वो कौन सी उसमें घोषणा को शामिल किया गया, सलामाका घोषणा। ये क्या किया कि विकलांगों के क्षेत्र में, दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया कि कई प्रकार की घोषणाएं की और उस पर जितने देश के जो सरकारी सदस्य मौजूद थे उस पर उसने हस्ताक्षर करवाया कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनको भी शिक्षा का समान अवसर मिले। इसके लिए एक अलग कोष होना चाहिए ताकि उनको लाभकारी नीतियां और सहयोग प्रदान किया जा सके। ठीक है। अब है राष्ट्रीय परिदृश्य। ये तो हम पढ़े अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अब राष्ट्रीय परिदृश्य विकलांगता के क्षेत्र में क्या है। ठीक है। भारत में दृष्टिगत असमर्थ बच्चों के कार्य 1 दशक से अधिक पुराना है। भारत में भी क्या है कि दृष्टिगत क्षेत्र में जो कार्य किए गए हुए 1 दशक पुराना है। क्वीन एनी शार्प ने 1887 में अमृतसर में अंधों के लिए एक स्कूल की स्थापना की। जो एक शिक्षा शास्त्री थे क्वीन एनी शार्प, जो 1887 में क्या किए, अमृतसर में एक विद्यालय खोले, वो भी अंधों के लिए। भारत का एक सबसे बड़े स्कूलों में एक जो कि पलयमकोटी में स्थित है, 1890 में आरंभ हुआ। और जो पलयमकोटी में विद्यालय खोला गया वो कब खोला गया, 1890 में। हालांकि विदेशी मिशनरियों ने पहले 2 संस्थान शुरू किए। पहले भारतीय श्री लाल बिहारी शाह ने 1897 में कलकत्ता में अंध विद्यालय शुरू किया। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, परीक्षा में आ सकता है कि भारत में पहला अंध विद्यालय कहां खोला गया और किसके द्वारा खोला गया। तो पहला अंध विद्यालय कहां खोला गया, कलकत्ता में। किसके द्वारा खोला गया, श्री लाल बिहारी शाह के द्वारा। कब खोला गया, 1897 में। ठीक है। भारत में अक्षम बच्चों के लिए विशेष सेवाओं की प्रगति से देखरेख और सहायता की विश्वव्यापी प्रवृत्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। पुनर्जन्म की अवधारणा और कर्मों की कल्पना ने लोगों के लिए, पीड़ित लोगों के लिए, अक्षम के लिए घरों के निर्माण के लिए प्रेरित किया गया। इससे अक्षम व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्स्थापना को सुझाया। शैक्षिक क्षेत्र के प्रयत्नों के अतिरिक्त सरकार ने दृष्टिगत असमर्थ बच्चों के लिए सेवाओं के विकास के लिए रचनात्मक कार्यों का आरंभ किया। अब इसके लिए सरकार ने क्या किया कि निजी सेवाओं का भी मदद लिया और इनके लिए विभिन्न कार्य योजनाओं का शुभारंभ किया। और एक भ्रांति थी कि
अक्षम लोगों के प्रति, उसको सेमिनार के द्वारा लोगों को समाज के मन से इसको क्या किया, दूर करने का प्रयत्न किया गया, ताकि अक्षम लोगों के प्रति हमारे समाज का कुछ उल्टा ही व्यवहार था। ठीक है। 1947 में दृष्टिहीनों के लिए एक एकम की स्थापना शिक्षा मंत्रालय ने की, जिसका कार्यभार LK आडवाणी ने संभाला। यह एकम सरकार द्वारा क्षमताओं के अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार का मुख्य केंद्र बनी। इस एकम ने भारत में विकलांगों के लिए अलग राष्ट्रीय संस्थानों की अवधारणा को सृजन में सहायक बना। ठीक है। भारत में भारतीय ब्रेल कोड ने दृष्टिगत असमर्थ व्यक्तियों के लिए सेवाओं को आगे बढ़ाने में प्रोत्साहन किया। भारत में कौन सी संस्था ने ब्रेल कोड को आगे बढ़ाने में काम किया? भारतीय ब्रेल कोड। ठीक है। केंद्रीय सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड ने अपना कार्य 1922 में आरंभ कर दिया, लेकिन 1950 में पेरिस में आयोजित ब्रेल कोड की एक रूपता पर पहले सम्मेलन के दौरान इसे ठोस स्वरूप मिला। इस कार्यशाला के पश्चात ब्रेल कोड का ध्वन्यात्मक एकरूपता के पक्ष में पारित हुआ और ब्रेल कोड सभी देशों ने अपना अपना ब्रेल संबंधी, जो दृष्टि बाधित बच्चे पढ़ते हैं, अपना अपना फॉर्मेट तैयार किए। जो विदेश में मीटिंग हुई, कहाँ हुई? पेरिस में। इस विषय पर चर्चा की गई कि कौन सा ब्रेल, कौन से अंक होने चाहिए। तो इस पर वहां क्या बनी? सहमति बनी और एक ही ब्रेल कोड को पूरे देश में क्या किया गया? पूरे विश्व में लागू किया गया। 1951 में बैरूत में इस विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में मान्य कोड को कुछ सीमा तक संशोधन करके भारत ने अन्य विद्यालयों में शुरू किया। ठीक है। आजादी से पहले और जो ब्रेल कोड को वहां शामिल किया गया, तो भारत ने क्या किया कि यहाँ भारत के सभी स्कूलों में इसको मान्यता दिया और इसे ब्रेल कोड को शुरू किया। जहां स्कूलों की संख्या केवल 32 थी, आजादी के बाद बढ़कर 400 के आसपास हो गई, लेकिन इन सेवाओं को हिताधिकारी 5% या कम है। कम प्रगति के कारण यह भी दृष्टिहीनों की सेवाओं को दशकों से कल्याण या धर्मार्थ कार्य कहा जाता है। और जो इसमें निजी भागीदारी, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उन्होंने जो अपना काम शुरू किया, तो इसको शिक्षा के साथ साथ धर्मार्थ कार्य शब्द से भी इन लोगों को जोड़ा गया कि मतलब ये धर्म का काम है, ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा देना, सेवा करना। ठीक है। भारत में स्वतंत्रता के समय अक्षम लोगों के लिए अनिवार्य शिक्षा की कोई औपचारिक विधान नहीं था। भारत जब आजाद हुआ तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कोई शिक्षा के लिए दबाव नहीं था। ठीक है। कोई इनके लिए अधिकार नहीं था। भारत के संविधान की धारा 45 के अनुसार भारत में अक्षम व्यक्तियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान है, लेकिन भारत के संविधान 21 अनुच्छेद में 45 में क्या था? इन लोगों को शिक्षा देने का प्रावधान था। ठीक है। लेकिन इसे अभी तक कानून निर्माण द्वारा लागू नहीं किया गया। लेकिन संविधान में तो ये लिखा गया था, लेकिन इसे कानून बनाकर सरकारों ने क्या किया था? लागू नहीं किया था। अक्षम व्यक्ति अधिनियम 1995 के रूप में भारत का यह कानून निर्माण आया और इसके परिणाम स्वरूप अक्षम के लिए सेवाओं का नया मोड़ मिल गया। ठीक है। तो इसके लिए कब नया कानून आया? तो 1995 में। पुराने जितने कानून थे उन सबका अध्ययन करके एक नया कानून बनाया गया, PW एक्ट 1995, जिस पर यह फोकस किया गया कि सभी के लिए समान शिक्षा, समान अवसर तथा संपूर्ण सहभागिता मिले। तो आप लोगों को परीक्षा नजदीक आने के कारण ऐसे ऐसे शब्दों पर बारीकियों से ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो इसके लिए आपको समस्या खड़ी कर देगा। तो आप लोग प्रतिदिन वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि इस समय काफी जोरों शोरों से अच्छे अच्छे टॉपिक तैयार करके आप लोगों के सामने लाए जा रहे हैं। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है। अब मैं आप लोगों के सामने अब कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, फिर जो ये मैंने लेसन पढ़ाया हूं इस पर फिर कल थोड़ा इसका भाग बाकी है, फिर कल इस पर चर्चा करेंगे। और जितना पढ़ाया हूं इस पर कुछ मैंने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन तैयार किया हूं, वो मैं आप लोगों के सामने
रखता हूं। ठीक है, देखिए देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? दृष्टिगत असमर्थ बच्चों की शिक्षा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की कौन सी घोषणा महत्वपूर्ण है? देखिए कितना वीआईपी क्वेश्चन है। ठीक है, पहला है पेरिस घोषणा, जिनेवा सम्मेलन, सालामांका घोषणा, वाशिंगटन संधि। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी मैंने आप लोगों को टॉपिक में भी बताया था कि कौन सी घोषणा की गई विदेशों में, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन स, सालामांका घोषणा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2। सालामांका घोषणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, ये जो घोषणा हुई तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों के लिए विशेष स्कूल स्थापित करना, कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए तकनीकी संसाधन प्राप्त करना, कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अलग पाठ्यक्रम विकसित करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ब, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, क्योंकि उस समय इतना स्पेशल क्षेत्र में विकास नहीं हुआ था, तो तत्काल इसे लागू करने के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। मतलब कि उस विद्यालय में बच्चे जाएंगे तो कुछ समाज से, बोली से सीखेंगे और कुछ शिक्षकों द्वारा सीखेंगे, इसीलिए कौन सी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया? समावेशी शिक्षा। अब है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों की शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी विधि सबसे अधिक प्रचलित है? ठीक है, विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा, घरेलू शिक्षा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, समावेशी शिक्षा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्क्रीन पर? दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों की शिक्षा पर यूनेस्को का क्या दृष्टिकोण है? यूनेस्को क्या है? ये एक विदेश की संस्था है जिसमें बहुत से देशों की संस्थाएं उससे क्या रहती हैं? कॉन्टेक्ट उसमें सम्मिलित रहती है और उसके कार्यशैली का अनुसरण करती है। ठीक है, इसका ऑप्शन है उन्हें सामान्य स्कूलों से अलग रखना, विशेष स्कूलों में पढ़ाना, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, केवल उच्च शिक्षा प्रदान करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के स्क्रीन के सामने क्या है? समावेशी शिक्षा का दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, उनके सामाजिक कौशल में सुधार, उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों में कमी, उनके मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट, तो उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन अ, उनके सामाजिक कौशल में सुधार। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक उपयोगी तकनीकी कौन सी है? ठीक है, पहला है ब्रेल लिपि, दूसरा है ऑडियो बुक, तीसरा है डिजिटल रीडर, चौथा है सभी उपरोक्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द, सभी उपरोक्त जो तकनीकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित की गई है। तो ब्रेल लिपि भी जरूरी है दृष्टिगत असमर्थ बच्चों के लिए,
ऑडियो बुक भी जरूरी है, डिजिटल रीडर्स भी जरूरी है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन द, सभी उपरोक्त। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों की शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र का 2030 का एजेंडा किस पर जोर देता है? ठीक है, विशेष शिक्षा के विस्तार पर, सबके लिए समान और समावेशी शिक्षा गुणवत्ता पर, कि केवल दृष्टिबाधित बच्चों के लिए पाठ्यक्रम, की शिक्षा में प्रतियोगी परीक्षाएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, सबके लिए समान और समावेशी गुणवत्ता शिक्षा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8। एट नंबर क्या है स्क्रीन पर? अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं का दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों की शिक्षा पर क्या मुख्य प्रभाव रहा है? ठीक, ऑप्शन पहला दिया है, शिक्षा में उनकी भागीदारी में वृद्धि, शिक्षा के अवसरों में कमी, केवल तकनीक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, कि केवल विशेष स्कूलों की स्थापना करना। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन अ, शिक्षा में उनकी भागीदारी में वृद्धि। क्या हुआ कि जब कानून बने तो ऐसे बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुआ, ये लोग ज्यादा नामांकन कराए, पढ़ने लगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन अ, शिक्षा में उनकी भागीदारी में वृद्धि। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है स्क्रीन पर आप लोगों के सामने? भारत में दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों की शिक्षा के लिए किस अधिनियम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ये मैंने जो आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया उस पर मैंने चर्चा भी किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग देखिए, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार अधिनियम 1995, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या मैंने आप लोगों को बताया है? विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार अधिनियम 1995। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ब। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर क्या है 10 स्क्रीन पर? विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों के लिए क्या प्रावधान है? क्या प्रावधान है? विशेष स्कूलों की स्थापना, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, केवल ब्रेल शिक्षा की शिक्षा में छूट प्रदान करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में किस तकनीकी का व्यापक उपयोग किया गया? ठीक है, पहला है डिजिटल पाठ्य पुस्तकें, ऑडियो बुक और ब्रेल लिपि, वीडियो ट्यूटोरियल, रोबोटिक्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, ऑडियो बुक और ब्रेल लिपि। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर आप लोगों के सामने। देखिए कितना ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जाती है? ठीक है, पहला है सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा है मध्याह्न भोजन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन अ, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 13।
क्या है क्वेश्चन नंबर 13? समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा आयोग स्थापित किया गया? ठीक है, भारत सरकार ने कौन से आयोग को स्थापित किया? विकलांग व्यक्ति आयोग, समावेशी शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कि मानव संसाधन विकास आयोग? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसके लिए सरकार ने कौन सा गठन किया? ऑप्शन स, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 14। क्या है स्क्रीन पर? दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों के लिए कौन सा विशेष पाठ्यक्रम उपलब्ध है? जो ऐसे बच्चे हैं दृष्टि संबंधी, उनके लिए कौन सा पाठ्यक्रम उपलब्ध है? पहला है सामान्य पाठ्यक्रम, विशेष ब्रेल पाठ्यक्रम, संगीत और कला पाठ्यक्रम, ये तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रम। तो इसके सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, विशेष ब्रेल पाठ्यक्रम। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आप लोगों के स्क्रीन पर? दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों के लिए शिक्षकों को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है? ठीक है, ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके शिक्षकों को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है? सामान्य शिक्षा प्रशिक्षण, विशेष शिक्षा प्रशिक्षण की खेल प्रशिक्षण की प्रबंधन प्रशिक्षण? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, विशेष शिक्षा प्रशिक्षण। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 16। दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों की शिक्षा के लिए भारत में किस संस्थान की स्थापना की गई? ठीक है, पहला है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कि भारतीय प्रबंधन संस्थान? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 17। क्या है स्क्रीन पर? दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा किस प्रकार की सामग्री विकसित की जाती है? ठीक है, पहला है डिजिटल सामग्री, दूसरा है ऑडियो और ब्रेल सामग्री, तीसरा है वीडियो सामग्री, तीसरा है 3D मॉडल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ब, ऑडियो और ब्रेल सामग्री। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? दृष्टि संबंधी असमर्थ बच्चों के लिए किस प्रकार की परीक्षा प्रणाली उपयुक्त मानी जाती है? जो ऐसे बच्चे जो दृष्टि बाधित हैं उन्हें किस प्रकार की परीक्षा प्रणाली उपयुक्त मानी जाती है? ठीक है, पहला है लिखित परीक्षा, दूसरा है मौखिक परीक्षा, तीसरा है ब्रेल और ऑडियो परीक्षा, चौथा है प्रायोगिक परीक्षा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स, ब्रेल और ऑडियो परीक्षा। जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं वो इसी माध्यम से ही अपना परीक्षा दे सकते हैं। किसके माध्यम से? ब्रेल के द्वारा और ऑडियो के द्वारा। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था और उसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन था वो समाप्त हुआ। कृपा करके आप लोग इस वीडियो को, जो भी वीडियो इस संस्थान से जारी किए जा रहे हैं, उसको लाइक कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना नामांकन शुरू कराना सुनिश्चित करें ताकि आप लोगों को फायदा मिल सके। ठीक है, फिर मैं कल एक नए टॉपिक पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।